अस्सलाम वालेकुम। आज हम खातून साहब अफसाना एक रिपोर्टाज पढ़ेंगे उनकी नबी किताब पहचान में से। एक रिपोर्टाज। बाहर अनहोनी खामोशी थी कि कहीं कोई चीज़ मुझसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को मुझसे अलग नोच रही थी और मेरे सर का बोझ एक जानिब को झुका पड़ता था। मेरे हाथ किसी चीज़ के गेट सख्ती से बंधे थे। ये क्या है, मैंने सोचा। मैं देखे बगैर जानूंगा कि मेरे हाथ के दरमियान क्या चीज़ है, मगर बहुत देर तक याद ना आया और कोई चीज़ मुझसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को मुझसे अलग नोच रही थी। मैंने उसके बारे में भी बहुत सोचा कि ये क्या है। मेरी ज़ुबान खुश्क थी और अरसे से दांतों के दरमियान एक ही तरह दबी थी। उसके किनारों पर दांतों के निशान गुंदा हो गए थे और मुझे वो छिपकली याद आई जिसे परसों परसों पहले बचपन में मैं और मेरी बहन दीवार की दराज में छुपते देखते थे। कभी कभी उसकी दुम तिनका सी बाहर रह जाती और हम नीम की तीली इस दर्ज हमें डालते और महसूस करते कि इस तीली का दूसरा सिरा छिपकली के जिस्म में धंस रहा है। हमारे तमाम जिस्म में एक झुरझुरी उठती। मेरी बहन का चेहरा जट पड़ जाता, वो भाग जाती, मगर मैं वहाँ खड़ा रहता और उसका इंतज़ार करता। एक रोज़ हम बहुत देर तक उसका इंतज़ार करते रहे। आखिर जब वो हौले से बाहर से की तो उसके मटियाले जिस्म में छोटे छोटे गड्ढे पड़े थे। वो कुछ देर तक दीवार पर रुकी रही, फिर धप से ज़मीन पर आ गिरी। उसकी आंखें पत्थर सी ठहर गईं। वो खुद भी पत्थर सी ठहरी रही घंटों शाम तक। और आखिर हमने उसे झाड़ू से उठाकर नाले में फेंक दिया। नाला हमारे घर की दीवार के साथ साथ बहता था, गहरा, हाँ काफ़ी गहरा, क्योंकि जब साल में एक आध मरतबा उसकी सफाई होती तो कॉरपोरेशन के आदमी उसमें शानों तक उतर जाते थे। इस नाले में मटियाला स्याही माइल घना पानी बहता था और हमारी दरख्त जो दीवार से बाहर झुक कर उस पर साया करते थे, इन दरख्तों के पत्ते उसमें गिरते थे। झाड़ू से उठाकर हमने उसे वहाँ फेंक दिया था और वहाँ पे वो पत्थर सी ठहरी रही थी और हमने 3 दिन में 3-4 मरतबा आकर देखा वो वहीं पड़ी थी। फिर हम उसे भूल गए। मगर आज परसों बाद वो मुझे याद आई थी, हालांकि मैं ये देख रहा था कि मेरी ज़ुबान खुश्क और दांतों बीच बंद है और मेरे अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलना चाहती है। शायद मुझे भूख लगी थी। हाँ ठीक है, मुझे भूख लगी थी। शायद काफ़ी देर से, घंटों से, दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि तभी से बाहर अनहोनी खामोशी थी। अब बिल आखिर मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। उसमें टूटी चारपाई की पट्टी थी और मेरी उंगलियां उस पर जम गई थीं। मैंने सोचा अब मैं हाथ खोलूँगा तो इस लकड़ी पर छोटे छोटे गड्ढे पड़ होंगे। मैंने आहिस्ता से उंगलियां खोली, मगर कुछ थोड़ा खुलकर रुकी। लकड़ी साफ थी, सिर्फ नम के धब्बे पंजे की सूरत उस पर लगे थे। मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ चुकी थीं और गिरफ्त के अंदाज में अकड़ कर जम गई थी। इनमें कहीं कहीं सुर्खी की लकीरें थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी उंगलियों ने खुलना शुरू किया और उनकी सख्त ठंड दूर होने लगी और उनमें हल्का हल्का रंग फैल गया। मैंने लकड़ी चारपाई तले डाल दी और सामने देखा। अब तक मालूम नहीं मैं कहाँ देखता रहा था। सामने देखने से मेरी आंखों में जलन हुई और पानी भर आया। माँ अपनी चारपाई पे बैठी थी और उसके सामने सफ़ेद चमकते जाबलों की रकाबी थी और उस पर झुकी थी। उसके नीचे उसके पंजे तेजी से चावल समेट कर बेदांत का मुंह हिलाए बिना निकाल रही थी। उसके चमड़े पे छुरियों की तहें जमी थीं, गहरी बेहद गहरी लकीरें और उनके दरमियान लटकने वाली जल, जिससे उसके चेहरे पर तरह तरह के चौकोर और तिकोने नक्शे बन रहे थे। और मुझे याद आया, हवाई जहाज़ से ज़मीन ऐसे ही चौकोर और तिकोन टुकड़ों में बटी नज़र आती है। मगर बाहर अनहोनी खामोशी थी। मेरी बीवी ने चावलों को देगचा चूल्हे से उतार लिया था और अब दोनों बच्चे और लड़की चूल्हे के गिर्द बैठे थे और उनके दरमियान रुकाबियों का एक दायरा बना था। चमकते चावलों की छोटी छोटी सफ़ेद पहाड़ियाँ जिन पर सुनहरी शक्कर के छींटे थे, वो सब
पंजों को बेहद तेज चला रहे थे और पंजे चावल समेट मुंह में ले जाते थे और आंखें दूसरे की रकाबियाँ मुंह पर होती थीं। उन्हें भूख लगी थी। मेरी बीवी देगची में कुचे चावल हाथ से समेट रही थी। वो हमेशा इसी तरह सबसे आँख में खाती। मैंने याद करना चाहा, कभी उस रकाबे में खाना खाया था? हाँ, शायद इन दिनों जब हमारी शादी हुई थी, क्योंकि तब माँ चूल्हे के पास बैठती और मेरी बीवी की सेनी अलग निकाल कर रखती थी। तब माँ बहरी नहीं थी। मैंने माँ के मुड़े तोड़े झोल आते हुए कानों को देखा, जिनकी लोगों में बेशुमार छेद थे और उनमें सिर्फ एक एक मैली चांदी की बाली थी। तब माँ के कानों के तमाम छेदों में भारी बालियाँ होती थी। जब भी उसके कान झुक आए थे, बाहर अनहोनी खामोशी से सिराई, कहीं माँ का सुनना तो नहीं? हाँ, माँ इसी तरह सुनती है। मैंने माँ को पुकारा, मगर वो रुकाबी में बचे कुछ चावलों का दाना चुन रही थी और खुरदरी मुड़ी तुड़ी उंगलियों से रुकाबी चाटती थी। क्या है, तुम्हें मालूम है? वो सुनती नहीं। मेरी बीवी ने हैरानी और गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ दबी दबी सी थी। वो अपनी आवाज़ सुनाना ही चाहती थी और मुझे अपने आप पर हैरत हुई। मैंने अरसे से माँ का बुलाना छोड़ दिया था कि वो बहरी थी, मगर आज मैंने माँ को पुकारा था। तुम्हें क्या कहना है माँ से? मेरी बीवी ने पूछा और रुकाबियों का ढेर लड़की के सामने रख दिया। लड़की बाल्टी के गदले पानी से रुकाबियाँ धोने लगी। पानी पिछवाड़े के कोने से आता था, मगर अब पानी पे हथियार दाने वो खड़े रहते थे। जब पानी आज़ाद था तब लड़की डोर में पानी भर लाती थी। अब शाम हुए जाता था। पहले जब मैंने उन बहुत सो हथियार दाने देखा तो मुझे हंसी आ गई। मैंने पुकारा, माँ, पानी कैद हो गया। मेरी शुरू की आदत है, मैं हर नई पुरानी माँ से कहता हूँ, इसलिए कि वो बहरी है, लफ्ज़ नहीं जानती, मगर बात जानती है। और मेरे ना समझते हुए हथियार दाने मेरी तरफ आए। मैं चाहता तो उन्हें दिखाता कि पानी उनकी संगीनों में से रस कर मेरे हाथों की जानब लपक रहा है और वो पानी अपनी गोद में भर लाता और इस पानी में गतली मिट्टी भरी होती और वो गतली मिट्टी भरा पानी हमारे अंदर उतारता। मेरा जी चाहता कि वो गतला मिट्टी भरा पानी मेरे अंदर उतरे और जम जाए और वो दीवार टूट जाए, जिसकी दर्द मैं पड़ा हूँ। मगर एक पानी पर इतने बहुत सो को देखकर मुझे हंसी आ गई और मैं चला आया। जब चला आया तो आपस में बातें करते थे। देखो, कुएं का पानी सूख गया है, कुएं का पानी ज़मीन चूस गई है। और मैंने जाते जाते देखा कुआं एक अदा गढ़ा है। इसलिए मैंने घर आके माँ से कहा, कुआं एक अदा गढ़ा है। माँ ने मेरे हिलते होंठों की तरफ देखा और अपनी कामती मिट्टी आवाज़ में एक पुराना गीत गाने लगी। सुहाग का गीत था। मेरी बीवी ने यकदम कानों पर हाथ रखी हैं। माँ को क्या हो गया है? क्यों? माँ ठीक है, तुम्हें क्या हो गया? मैं हंसा और फिर मैंने माँ से कहा, माँ, पानी बंद हो गया। मैं शुरू से हर बात माँ से कहता चला आई हूँ। तुम माँ से क्या बातें करते हो? जिस तरह माँ को पुकारते हो, मुझे क्यों नहीं पुकारते? मेरी बीवी हमेशा से यही कहती चली आई थी, तुम तो बहरी हो। मैंने अपनी बीवी से कहा। मैं? उसकी आंखें गुस्से और दहशत से फटी रह गई, मगर वो खामोश सी होगी। क्या मालूम, उसने ऐसे से कहा। और तुम? क्या मालूम? मैं हंस दिया। और ये सब? उसने बच्चों की तरफ इशारा किया। क्या मालूम, जब कोई सुनता है मिट्टी बन जाता है, माँ की तरह। मैंने दिल में बात पूरी की और मेरे पेट में ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ। मुझे चावल तो मैं चारपाई से उतरकर बीवी के करीब आन बैठा। दोनों बच्चे कुछ अलग हट कर बैठ गए। मैंने गौर से देखा कि उनके चेहरे छोटे हो गए थे और आंखें बड़ी। मेरी लड़की की पुश्त मेरी तरफ थी, उसके बाल कमर तक आते थे। उसकी पुश्त बिल्कुल मेरी बीवी की सी लगती थी। बर्तन क्यों धोती है? मैंने बीवी से पूछा। साथ नहीं ले जाओगे? मेरी बीवी ने चावलों की रुकाबी मेरे सामने रखते हुए पूछा। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा भी छुरियों भरा था और आंखों के गिर्द नीले दाने खिंचे थे और ढीले कुर्ते में उसके जिस्म का कहीं निशान न था। साथ नहीं ले जाओगे? कुछ भी नहीं ले जाओगे? उसने मुझसे पूछा और मुझे सब कुछ याद आ गया, वो जो सब हमें करना था। और मुझे याद आया कि किस तरह बिलाखिर वो लकड़ी पकड़ी इस चारपाई पर बैठा रह गया था। मैंने कहा, शायद हम नहीं जाएंगे। नहीं, मेरी बीवी की सरगोशी
पर दोनों बच्चों की आंखें और ज़्यादा फैल गईं और लड़की ने मुंह मोड़कर देखा। बाल उसकी आंखों और मुंह में चले आते थे और उनमें से उसके एक जर्द चेहरे की उभरी उभरी हड्डियां नजर आती थीं। उस वक्त वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, सिवाय माँ के सिवाय माँ के, क्योंकि वो नहीं सुनती नहीं थी। मैंने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों पे अब सफ़ेद सा पर्दा भी उतरता आ रहा था और इन आंखों के साथ वो सबकी तरफ देख रही थी। मैंने उसकी तरफ मुंह करके ज़ोर से कहा, नहीं। मगर वो पलक झपके बिना बैठी रही और मैंने हाथ से चावलों को नवाला बनाया। नवाला बनाकर खाना बड़ा लंबा और मुश्किल है। मुझे याद आया परसों पहले माँ नवाला बनाना सिखाती थी और मैं अपनी बहन से बहुत से नवाले बनाना सीख गया था। हालांकि मैं उससे कहीं छोटा था और माँ बहुत खुश हुई थी। अब मैं सोचता हूँ कि अगर सब चावल बगैर खाए मेरे अंदर चले जाएं और मेरे पेट में बोझ बन जाए तो बहुत अच्छा हो। मगर मुझे नवाले तो बनाने ही थे। मेरे सर का बोझ एक जानिब को गिरा था। क्यों? मेरी बीवी ने पूछा और दोनों बच्चे और लड़की ने सांस रोक ली। मगर माँ इसी तरह बैठी रही। तो उसने पहलू बदला। बहू ज़रा आना। वो चारपाई से नीचे अपनी जूती टटोलने लगी। मुझे बताओ क्यों? मेरी बीवी ने माँ की तरफ जाते हुए कहा। चलने में भी उसके ढीले कुर्ते में कहीं दूर दूर उसके जिस्म का पता न था और मुझे हैरानी हुई आखिर उसका जिस्म कहाँ खुल गया। जब वो माँ को गलियारे में ले जा रही थी तो मैंने कहा, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। मुझे मालूम नहीं मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि अब से पहले मैं ये सोचा भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि हम किसी वक्त चलना शुरू करते कि रात के अंधेरे में। मगर अब बाहर अनहोनी खामोशी थी और उसमें चला नहीं जा सकता था। मेरी बीवी माँ को गुस्ल खाने में बुटला के आ गई। क्यों नहीं पहुँच सकते? उसने आकर पूछा और उसकी आवाज़ मिट्टी या काफूर की बू लिपटी थी। उसने बच्चों से अपनी आवाज़ छुपा के कहा। वो अपनी आवाज़ छुपाना चाहती थी और बच्चे बहुत दिनों से नहीं बोले थे। मैं उनकी आवाज़ भी भूल गया था। अब वहाँ कोई भी बोलने वाला नहीं था। उन्होंने बोलने वाली वाली ज़बानें काट डाली थी और अंधे कुएँ इन बोलती कट्टी ज़बानों से भर गए थे और वो एक दूसरे से कहते थे, देखो कुएं का पानी ज़मीन चूस गई है। अब यहाँ पत्थर भरे पड़े हैं मगर पत्थर हिलते हैं अपने आप। कहीं से लकड़ियों के चटक के गिरने की आवाज़ आई और बंद खिड़की के दरज़े सुर्ख रोशनी में चमकी। ये क्या बात है? मेरी बीवी ने अचानक बंद खिड़की की तरफ लपक के कहा। खिड़की के करीब मत जाओ, मैंने नवाला निकल के कहा। गलियारे से माँ की आवाज़ आई। वो मेरी बीवी को बुला रही थी। जाओ माँ को ले आओ। मैं खिड़की के करीब खड़ी अपनी बीवी से कहा। अब वो मेरे घुटने एक ठंडी गीली कपकपाहट से छू गए। मैंने देखा बच्चा हौले से खिसकर मेरे घुटने के साथ आग लगा था और कांपता था। आग की रोशनी में उसका रंग हल्दी की तरह था और आंखें फैल कर बाहर तक आ गई थी। कुर्ते पर जगह जगह पसीने के धब्बे थे। मैंने अपना घुटना परे करना चाहा मगर उसके ठंडे हाथों ने मेरा घुटना जकड़ लिया और उसके गले से एक आवाज़ निकली। मेरी बीवी माँ को सहारा दिए ले आई। मैं कहती हूँ, बहुत से दिनों से घरों में रोशनी हुई, ख़त्म होगी क्या? आज भी नहीं है। उसने चारपाई पे बैठकर कहा। घर भी नहीं है। मैंने उसके तरफ मुँह करके देखा मगर उसने कुछ नहीं सुना। वो जब से मेरी बहरी हुई थी सिर्फ सवाल करती थी, जवाब नहीं सुनती थी। दूसरे किस तरह पहुँच गए? मेरी बीवी ने पूछा। दूसरा बच्चा और लड़की उसके साथ लगे कामते थे। बाहर अनहोनी खामोशी अब घुल रही थी और आवाज़ें हम तक आ रही थी। तुम कैसे जानती वो पहुँच गए? वो गए ही नहीं थे। मैंने उकता कर बात छोड़ दी। मगर वो यहाँ नहीं है। मैंने उन्हें खुद जाते देखा है। मेरी बीवी ने इसरार किया। हाँ, वो यहाँ नहीं है मगर यहीं पहुँचने के लिए गए थे। मैंने कहा कि मैंने बात ख़त्म करना चाहिए क्योंकि बाहर अनहोनी खामोशी तेज़ी से घुलती जा रही थी। मेरी बीवी मेरे करीब आन बैठी। उसकी सांस से मिट्टी या काफूर की बू उड़ रही थी और ढीले कुर्ते में दूर तक उसका निशान नहीं था। उसके लम्स पर मेरे जिस्म में झुरझुरी उठी। देखो, उन्हें देखो। उसने बच्चों की तरफ इशारा किया। इस वक्त सब जद मिट्टी के बने थे। माँ भी जद मिट्टी की थी और उसकी आंखों पर सफ़ेद पर्दा उतर रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। स्याह खुरदरी जिस पर रगों की रस्सियाँ उभर रही थी। मेरे सर
फिर मेरे सर में वो गरम गरम चीज़ उबलने लगी और मेरी कनपट्टियाँ धड़क उठीं। सांस मेरे सीने में फटने लगी। दरवाज़ा खोल दो, मैंने बमुश्किल अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त शायद मैं चिल्लाता जैसे एक बार फिर चिल्लाया था और दरवाज़ा खोल कर बाहर खड़ा हो गया था हथियार ताने। और उस वक्त चिल्लाता और लड़ता रहा था जब तक वो सबके सब मेरे हथियार छीनकर और सर तोड़कर चले नहीं गए थे और मैं टूटी चारपाई की पट्टी पकड़े रह गया था और उसको थामे रहा था। खामोश रहो, मेरी बीवी ने मुंह पर हाथ रख दिया, मगर उसके हाथ ठंडी मिट्टी के थे जिनसे काफूर की बू उड़ती थी। हमें खामोशी चलना है, उसने मेरे हाथ से चारपाई की पट्टी लेते हुए कहा। मुझे उसकी हरकत भी गुस्सा आ गया। कहीं नहीं, फिर आखिर वो मान गई। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। उसे जल्दी से कंबल लपेटे और चमड़ी का छठा सूट केस बंद किया। चलो चलो, उसने बच्चों से कहा, मगर पहला बच्चा इसी तरह ज़मीन पर पड़ा कामता रहा और बाहर चीख कर गिरने वाली हर लकड़ी पर उसके गले से एक आवाज़ निकलती थी, उसे तुम उठा लो। मेरी बीवी ने दूसरे बच्चों को उठाते हुए कहा। मैंने झुककर उसे अपने पुष्प पर लाद लिया। उसकी कपकपाहट मेरी जेब के साथ चरचराती थी। चुप हो जाओ, कांपो मत, मैंने दांत पीस कर कहा। उस पर वो और ज़्यादा कांपने लगा। तुम क्या कर रहे हो? माँ ने अपनी आंखें सुकेड़ के कहा। मैंने बीवी की तरफ देखा, उसने आंखें झुका ली। हम सब ने माँ के मुड़े तोड़े झोल आने वाले कानों को देखा। वो आंखें फेर फेर के हमारी तरफ देख रही थी और नहीं चाहती थी कि हम उसे अकेला छोड़ के जा रहे हैं और सुनने देखने की कोशिश करती थी, जबकि हम बाहर के अनहोनी खामोशी को खोलते देखते सुनते थे। जो पहले दूर थी वो अब करीब। मैं एकदम माँ की तरफ गया, कोई चीज़ मेरे पाँव से टकराई। मैंने झुककर किताब थी, फिर और भी किताबें मेरे पाँव से टकराई जो मैंने जमा की थी और पढ़ी थी, मगर ठंडे जिस्म का बोझ मेरे पुष्प था और उसके गले से आवाज़ निकलती थी। लड़की ने खुद से आकर मेरी उंगली थाम ली। उसकी हथेली ठंडी और खुरदरी थी और पसीने में फीकी कामती थी। दरवाजे तक कदम बढ़ाकर फिर रुक गया। चलो, मेरी बीवी ने कहा। उन सब की तरफ देखकर फिर वो गरम गरम चीज़ मेरे सर पर उबलने लगी जो खामोश हो गई थी। मेरे गले में सांस फूल गई। बाहर की आवाज़ें करीब आ गई थी और बिल्कुल करीब। दरवाजे के बाहर मैंने चिल्लाकर कहा, दरवाज़ा खोल दो, मगर मेरी बीवी दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हो गई। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ ने अचानक चिल्ला के पूछा। चारपाई से उठने की कोशिश की। मैं देख रही थी कमरों में रोशनियाँ नहीं होती। ये दरवाज़ा बंद रहता है, खुलता है तो तुम मुझे गुलजार में छुपा देते हो। अब तुम बच्चों को पीठ पर लादे हो और दरवाजे के साथ लगकर खड़ी है। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मेरे दांतों में भींची खामोश जुबान ने कहा। फिर मैंने इन चारों को देखा जो जर्द मिट्टी से बने थे और काफूर के बू उड़ाते थे, और मैंने अपने को देखा। मेरा जिस्म मटियाले जिस्म घड़े पड़ चुके थे। दरवाज़ा खोल दिया। मैंने अपनी बीवी को हाथ से एक तरफ धकेल दिया, फिर खुद दरवाजे के सामने खड़ा रहा यहाँ तक बिल आखिर सबके तरफ दरवाजे धकेल कर अंदर आ गए और हथियारदार ने हमारे पीछे हो लिए। तुम इन्हें कहाँ लेकर जा रहे? मैंने चिल्ला कर कहा, मगर वो हमें धकेलते हुए दरवाजे से बाहर ले गए। बाहर मैंने उन सबको देखा जो जा चुके थे। वो अंदर कुएं में पत्थर तड़पते थे। उन्होंने मेरे हाथ में भी जुबानों के पत्थर थमा दिए और हम खाली अंधे मुंह के साथ चलते रहे। मेरी पुष्प पर ठंडे जिस्म का बोझ मिट गया और मेरे हाथों में थमे पत्थर बोले, और सदियों के फासले पर मेरी माँ ने सुन लिया। अच्छा। वो इत्मीनान से दहलीज पे बैठी सुहाग गीत गाने लगी, जबकि वो हथियारदार ने हमारे पीछे थे और कहते थे, देखो ज़मीन पानी चूस गई है, देखो अंधे कुओं में पत्थर भरे हैं।